हेलो। फर्स्ट ईयर के फिजिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको वेगनार महोदय के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ जो बातें हो रही हैं उस पर अपने को गौर करना है और देखना है। मैं बताता हूँ, आप भी ज़रा सुनिए, इसको ध्यान दीजिए। वेगनार ने इस सिद्धांत पक्ष में एक वकील की भांति कई प्रमाण दिए हैं, जिनमें से आज भी अधिकांश सही हैं। फर्स्ट नंबर, अंड महासागर के दोनों तट पर स्थित हर्नियस और कैलेडोनियन पर्वत क्रमों में आज भी काफ़ी भूवैज्ञानिक समानता है। इसी भांति दोनों तटों के स्थल खंडों में अनेक प्रकार से भूवैज्ञानिक संरचना एवं खनिजों की प्राप्ति में समानता पाई जाती है। यानी पूर्वी अमेरिका का जो तट है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, और ये अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप है उसका पश्चिमी तट, इन दोनों तटों के बारे समानता है। ये है कहने के मतलब, बीच में अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर आ जाता है, बन गया ये विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार। जबकि इन दोनों तटों की, उसका दोनों महाद्वीपों का पूर्वी तट, दोनों का पश्चिमी तट, इनमें समानता काफ़ी है। 2 नंबर, वेगनार ने स्पष्ट किया कि अटलांटिका के दोनों किनारे भौगोलिक आधार पर एक ही से हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पश्चिमी यूरोप के तट से भली भांति मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील का उठा हुआ भाग अफ्रीका की गिनी की खाड़ी से सटाया जा सकता है। ये फटे हुए कागज की तरह ठीक बैठता है। तटों के परस्पर समायोजन की इस स्थिति को जिंगसाफिट नाम दिया गया है। 3 नंबर, सन 1927 में डिट्रॉइट नामक भूवैज्ञानिक ने दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तथा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट का संरचनात्मक अध्ययन कर समझाया कि दोनों तटों की चट्टानों की संरचना समरूपी है। दोनों ही तटों के निकट हीरे की खानें समान संरचना के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चौथा, यूरोप में लेमिंग नामक कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि ऋतुओं के अनुसार पश्चिम की ओर स्थानांतरित करते हैं तथा अटलांटिक महासागर में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। संभवतः इनके पूर्वज पश्चिम की ओर यात्रा करते थे, किंतु तब उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप परस्पर मिले हुए थे। 5वां, पूरा वनस्पति शास्त्र तथा पूरा प्राणी शास्त्र के प्रमाण भी महाद्वीपीय प्रवाह की पुष्टि करते हैं। ग्लोस्पेरेट्रिस वनस्पति एवं मेसोसोरिस जंतु के जीवाश्म दक्षिणी अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक महाद्वीपों में समान रूप से पाए जाते हैं। 6 नंबर, भूवैज्ञानिकों ने प्रमाणों के आधार पर बताया कि ग्रीनलैंड एक वर्ष में 32 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। यद्यपि 1930 के बाद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। 7वां है, कार्बोनिफेरस युग में हुए हिमानीकरण के प्रभाव फाकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में समान रूप से पाई जाता तभी संभव है जबकि संपूर्ण स्थलभाग पेंजिया के स्वरूप में एक साथ जुड़े हुए रहे हों। कार्बोनिफेरस युग हिमयुग में दक्षिणी अफ्रीका के कारू प्रदेश, फाकलैंड, ब्राज़ील, भारत व ऑस्ट्रेलिया में प्रायद्वीपीय हिमानी का विशेष प्रसार हो गया था। उस समय दक्षिणी ध्रुव वर्तमान के डरबन के निकट, डरबन कहाँ है आपको पता होना चाहिए, डरबन है दक्षिणी अफ्रीका के नीचे है डरबन, तथा पेंजिया के बीच में था। इसी कारण इस संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध के भागों पर हिम की चादर बिछ गई होगी। ये महाद्वीपीय विस्थापन के प्रारंभ में ही हुआ होगा। 8वां है, इसी बात ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू पशु के जीवाश्म दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में पाए गए। ये तभी संभव जबकि दोनों महाद्वीपीय खंड कभी आपस में जुड़े रहे हों। तो ये चीज़ है
जो आपको इन दोनों यानी चारों महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, ये चीज़ है जिनकी सिमिलरिटी पाई जाती है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भी नीचे है, ये इसको भी ऊपर लेके आते हैं अपन, तो ये जॉइंट मिलता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये कभी पेंजिया के एक भूभाग था। दूसरी बार इसके जो आलोचक हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना करी है। उसके अंदर वेगनार के सिद्धांत की आलोचना मुख्यतः निम्न आधार पर की गई है। 1 नंबर, वेगनार ने अपना सिद्धांत निष्पक्ष वैज्ञानिक के रूप में प्रस्तुत न करके एक वकील की भांति प्रस्तुत किया। दूसरा है, वेगनार ने पहले बताया कि सियाल निर्मित महाद्वीपीय सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं। फिर बताया कि सीमा पर घर्षण करते हुए महाद्वीपों के पश्चिमोत्तर प्रवाह के समय प्रशांत महासागर तल की सीमा से टकराते से रॉकीज पर्वत एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। यदि सीमा कठोर है तो सियाल निर्मित महाद्वीप का प्रवाह नहीं हो सकता। यदि सीमा में दृढ़ता नहीं है तो वह इतने बड़े पर्वतों का निर्माण नहीं कर सकती। तीसरा उन्होंने बोले हैं, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए बताई गई शक्तियाँ अपुष्ट हैं, क्योंकि चंद्रमा व सूर्य महाद्वीपों को तभी खिसका सकते हैं चंद्रमा व सूर्य महाद्वीपों को तभी खिसका सकते हैं जबकि उनमें वर्तमान ज्वारी बल से 90 अरब गुना अधिक बल हो। फिर ऐसे बल से तो एक ही वर्ष में पृथ्वी का परिभ्रमण भी रुक जाएगा, अगर ऐसा ही है तो। फिर चौथा उन्होंने बताया कि वेगनार ने सही नहीं बताया कि कार्बोनिफरस युग में भी पेंजिया क्यों टूटा, पश्चिमी तथा विषुवत रेखा की ओर ही क्यों प्रवाहित हुआ, और दिशाओं में क्यों नहीं ये प्रवाहित हुआ। कार्बोनिफरस युग से पहले समस्त पेंजिया महाद्वीप किस अनुकूल शक्ति या प्रक्रिया के प्रभाव से निरंतर एक द्वीप बना रहा। पांचवा है तर्क, वो बोल रहे हैं आलोचक, वेगनार की बात हर जगह लागू नहीं होती कि समस्त महाद्वीपों को आसानी से परस्पर मिलाया जा सकता है। अटलांटिका के संपूर्ण तटों को भी भली भांति नहीं हटाया जा सकता। इन्हें जोड़ने पर लगभग 15 डिग्री का अंतर रहता है। छठा उन्होंने बताया है, लेमिंग जंतु के प्रमाण को अतिरेक पूर्ण माना गया, क्योंकि करोड़ों वर्षों में जब जीव ही बदल गए तो क्या जीवों की आदतें आज तक वैसी ही रहेंगी? वो बदल नहीं सकती हैं। जो चेंजेज आ रहा है पूरी मानवता के अंदर। उपयुक्त विवरणों से ये स्पष्ट होता है कि सिद्धांत में काल्पनिकता को अधिक महत्व दिया गया है। फिर भी महाद्वीपीय विस्थापन की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कितनी भी आलोचना करें, लेकिन इसके ऊपर फिर अपने को करना पड़ेगा कि जो ये हो हुआ है, पेंजिया एक था, पृथ्वी किसी जमाने में एक था भाई, 9 ग्रह बने हैं, ग्रह पृथ्वी एक था, धीरे धीरे इसके अंदर हुआ है, फिर एक था, फिर धीरे धीरे इसमें विस्थापन तो हुआ ही अब है। ये तड़का है, ये पृथ्वी का जो गोला इसमें तड़क हुई है, और फिर धीरे धीरे ये दूसरे से ये हटते गए और फिर ये अलग अलग द्वीपों के अंदर परिणित हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में नवीन प्रमाण। परवर्ती विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन पर नए सिरे से खोज करके नवीन प्रमाणों के आधार पर इसे पुष्ट किया है। पहला नंबर दिया इसमें, प्रारंभ में जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी तभी आग्नेय सेलों का निर्माण हुआ। उसमें सेलों में लोह युक्त ऑक्साइड के कण, अतः सेलों के निर्माण के समय चुंबकीय कण उत्तर दिशा की ओर आकर्षित हुए होंगे। अतः इस पौराणिक सेलों के जीवाश्म के चुंबकीय दिशा से उस काल का आवास व देशांतर भी ज्ञात किया जा सकता है। इस आधार पर सिद्ध किया गया है कि जीवाश्म चुंबकत्व की दिशा विभिन्न समयों पर अलग अलग रही होगी। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ब्लैकेट ने पौराणिक सेलों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में था और इंग्लैंड भूमध्य रेखा के पास उत्तर में था, अर्थात विस्थापन हुआ है। दूसरी बात यह है कि विद्वानों के पारस महासागरीय नितलों की संरचना का अध्ययन कर विस्थापन के पश्चिम में कुछ नवीन तथ्य सामने रखे हैं। हिंद महासागर के मध्य व उत्तरी भाग की तली पर लंबाकार धारियाँ गोंडवाना क्षेत्र के एक भाग के उत्तर की ओर विस्थापन का विशेष प्रमाण है।
तीसरा है महासागरीय नेतलों के तलछटों का परीक्षण करने पर यह सिद्ध होता है कि यह अधिक पुराने नहीं है, क्योंकि क्रेटेशियस युग से पहले के कभी भी ऐसे निष्पक्ष निक्षेप नहीं मिले हैं। चौथा है अधिकांश महासागरीय नितलों के क्रमबद्ध पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पूर्व में जो पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, उन सभी पर्वत श्रेणियों के मध्य में बिदर क्रेक्स अवश्य पाई जाती हैं। पांचवा है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत प्लेटों के विस्थापन की अवधारणा से महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को नवीन आधार मिला है। धन्यवाद।